चलिए हम लोग जो है क्लास 11th में एक चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 11th का। तो बात सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। फिजिक्स इज अ branch of science in which we see about nature and laws of फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसपे हम पढ़ते हैं नेचर और लॉज ऑफ नेचर के बारे में, ठीक है, प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में। कोई प्राकृतिक घटना जो हो रही है हमारे आसपास, ठीक है, वो घटना किस रूल के कारण हो रही है, उस रूल को हम लोग खोजते हैं किसमें, फिजिक्स में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, फिजिक्स में कोई भी रूल, ठीक है, किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता है, वो पहले से नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। हम सिर्फ क्या करते हैं, उन रूल्स को डिस्कवर करते हैं। जब कोई घटना हमारे सामने घटित होती है, ठीक है, कोई इवेंट अकर होता है, तो हम देखते हैं ये इवेंट किन किन फैक्टर्स के कारण हुआ, ठीक है, और फिर हम जो हमारे पास रूल्स हैं उनकी मदद से उस इवेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक्सप्लेन कर ले जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते हैं जो तो उस केस में जो पुराने लॉज हैं उनको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। यही जो है प्रोसेस फिजिक्स के डेवलपमेंट का है। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, नेचर के बारे में, ठीक है, कि प्रकृति के रूल्स क्या क्या है, और प्रकृति से अपने रूल्स पहले से बना रखे हैं, ठीक है, उन्हें हम सिर्फ क्या करेंगे, खोजेंगे। जैसे कहा जाता है कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, तो आप ऐसे सोचिए कि सेब जो है वो पेड़ से नीचे गिरता है, ठीक है, ये न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों नीचे गिरता है। लेकिन जब न्यूटन नहीं थे तब भी, ठीक है, सेब पेड़ से नीचे ही गिरता था, और आज न्यूटन नहीं है तब भी सेब जो है वो पेड़ से नीचे ही गिरता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लॉ यूनिवर्सल था, लॉ जो है वो बहुत पहले से था, ठीक है। सिर्फ न्यूटन ने क्या किया, उसको खोजा, उसको ऑब्जर्व किया, इस घटना को ऑब्जर्व किया, और उससे रिलेटेड जो लॉ है उसे खोज के हमें बताया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि फिजिक्स है। जब ऐसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे घटनाओं को और उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, फंडामेंटल लॉज के बेसिस पे, तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि फिजिक्स। अब आप देखिए, ठीक है, जो लॉज ऑफ नेचर हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटीज which can be measured by an instrument and used to explain the laws of physics are all
physical quantities. So quantities which can be measured by an instrument and used to explain the laws of physics are called physical quantities. मतलब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जा सके, ठीक है, और उनको हम यूज करते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, लॉज ऑफ नेचर जो है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहां पे फिजिक्स वर्ड भी लिख सकते हैं, नेचर वर्ड भी लिख सकते हैं, लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। अब एग्जांपल क्या क्या हो सकता है फिजिकल क्वांटिटीज का? तो एग्जांपल जो हो सकता है वो हो सकता है मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, चार्ज, टेम्परेचर, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे मास, किसी चीज का मास हम मेजर कर सकते हैं। लेंथ, इस बोर्ड की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल के थ्रू। टाइम, वॉच के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब दूसरा टर्म ये होता है कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? तो जैसे इमोशंस, ठीक है, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, ठीक है, आपका दुखी होना, ठीक है, ये जो चीजें हैं इनको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। हम कभी नहीं बता सकते आप कितने प्रसन्न हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इज अ मेथड ऑफ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन का तरीका है, इन विच वी कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक अननोन क्वांटिटी को हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है। अननोन क्वांटिटी मतलब वो जिसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसके बारे में हमें वेल नोन है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इस बोर्ड की लंबाई मुझे मेजर करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस बोर्ड की लंबाई जो है, ठीक है, इस मार्कर के थ्रू मेजर कर सकता हूं। तो जब मैं इस मार्कर के थ्रू इसे मेजर करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं ये लिखूंगा कि ये बोर्ड जो है इसकी लेंथ इस मार्कर के लेंथ के कितने टाइम्स है। तो मान लेते हैं, ठीक है, कि जो लेंथ निकल के आई वो 25 टाइम्स ऑफ मार्कर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा जो लेंथ है बोर्ड का वो 25 टाइम्स है किसके? मार्कर के लेंथ के। मतलब इस लेंथ को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि ये मार्कर की लेंथ कितनी है, ठीक है। जब हमें ये बात पता हो कि इस मार्कर की क्या लेंथ है तभी हम बता सकते हैं कि हमने जो बोर्ड का लेंथ मेजर किया वो क्या है। मतलब ये अननोन था, ये तो हमें पता ही लगाना था, ठीक है, ये अननोन क्वांटिटी होगी। और ये जो मार्कर है ये क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो हमें पहले से पता है। अब मैंने क्या किया? मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा बोर्ड की लेंथ पता लगानी है, तो ऐसे मैंने लिखा, कहा 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, ऐसे कंपेयर करते गए तो लास्ट में मुझे पता चला, मान लेते हैं कि 25 टाइम्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि जो लेंथ है वो 25 टाइम्स मार्कर के लेंथ के इक्वल है। और ये जो 25 है इसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या कहलाएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो m है, लेंथ ऑफ द मार्कर, ये क्या कहलाएगा? यूनिट, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी
that is used in measurement is called unit. Standard quantity that is used in measurement is called unit. स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मेजरमेंट में यूज होती है वही क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। ठीक है, अब जैसे इसी बोर्ड की लंबाई को अगर आप मीटर स्केल से मीजर करते तो आप कहते हैं कि इस बोर्ड की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है। तो ये जो मीटर होता वो क्या होता? यूनिट होता। मतलब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, ठीक है, कि जो बोर्ड की लेंथ है वो 1 मीटर का 2.5 टाइम्स है। आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता, ठीक है, कि जो इसकी यूनिट है वो 1 मीटर है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2.5 है। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है उसे इस फॉर्म में हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल होगी किसके? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के। तो इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कभी कभी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो यूनिट लेस होती हैं तो उनका यूनिट हम लोग 1 एज्यूम कर देंगे। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो यूनिट है, ठीक है, इस यूनिट को चूज करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ चीजों का। क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? ठीक है, हमें ऐसी यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज करनी चाहिए जो ना तो बहुत बड़ी हो ना बहुत ही छोटी हो, मतलब जो सुविधाजनक यूनिट हो। दूसरा, ऐसी यूनिट यूज करनी चाहिए जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो, ज्यादातर लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की जाती हो, मतलब ज्यादातर लोगों के द्वारा जानी जाती हो। अगर मैं जाके मार्केट में कहूं कि मुझे इस बोर्ड के लेंथ के बराबर कपड़ा चाहिए और बोर्ड की जो लेंथ है 25 इंटू लेंथ ऑफ द मार्कर है, तो दुकानदार समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। तो ये यूनिट हमें नहीं यूज करनी चाहिए। हम अगर ये यूनिट यूज करते कि लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है तो बड़े आसानी से समझ जाता। ठीक है, तो इस नाते हमें ऐसी यूनिट यूज करनी चाहिए जो वाइडली एक्सेप्टेबल हो। किसी ऐसी चीज को यूनिट की तरह नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जिसको हम जो है दोबारा पा ना सकें, ठीक है, दोबारा बना ना सकें और वो बहुत कॉस्टली हो। ठीक है, जब भी आप किसी यूनिट को चूज कीजिए तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि उसको जो है वो दोबारा बनाया जा सके, मतलब उसकी कई सारी कॉपियां बनाई जा सकें। ठीक है, और वो जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो। और यूनिट को चूज करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यूनिट जो है आपकी वो फिजिकल कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, इनके चेंज होने के साथ चेंज ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मीटर स्केल बना रहे हैं, किसी ऐसी चीज का मीटर स्केल बना दिए जो टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है। आपको थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा। अब ऐसा ना हो, ठीक है, कि हम कोई ऐसी चीज ले लें जिसका लेंथ थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा बढ़ता हो। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? जब टेम्परेचर कम होगा तो आपके यूनिट की लेंथ कम होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपके यूनिट की लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। अब आप देखिए, ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर Q से रिप्रेजेंट करें, न्यूमेरिकल वैल्यू को N से रिप्रेजेंट करें और यूनिट को U से रिप्रेजेंट करें तो Q इक्वल टू NU कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इसी चीज को, इसी बोर्ड की लेंथ को, ठीक है, किसी ने मेजर किया, कहा इसकी लेंथ जो है वो 25 टाइम्स क्या है? मार्कर के लेंथ के इक्वल है। ठीक है, और किसी ने कहा नहीं ये 2.5 मीटर है।
ठीक है, कोई और कह सकता था कि ये जो है वो 250 सेंटीमीटर। तो अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि इस बोर्ड की लेंथ तो नहीं चेंज होगी ना, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो हुआ क्या, आप देखिए, ठीक है, जैसे जैसे आपका यूनिट बड़ा हुआ, ठीक है, वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मतलब आप ऐसे सोचिए, ये लेंथ तो फिक्स है, और अगर लेंथ फिक्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो तो फिक्स होगा। तो जब एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी मेजर की जा रही है अगर वो फिक्स है तो हम n is inversely proportional to u कह सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यूनिट की साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। यहीं से हम ये भी लिख सकते हैं n1u1 इक्वल टू n2u2। मान लीजिए किसी ने इसी लेंथ को मेजर किया u1 यूनिट में, तो उसने कहा कि लेंथ जो है वो n1u1 है। किसी ने इसी लेंथ को मेजर किया u2 यूनिट में, उसने कहा n2u2 है। लेकिन आपको भी पता है कि ये लेंथ तो सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसका मतलब n1u1 और n2u2 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद करके रखना है। इस रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं यूनिट कन्वर्जन में। किसी चीज का अगर वैल्यू आपको एक यूनिट में दिया गया है और दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं कि पहले सिस्टम में हमें जो मेजरमेंट है वो दिया गया है, n1u1 दिया गया है। दूसरे सिस्टम में, जिस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उसकी यूनिट हमें पता है, हमें क्या निकालना है, हमें n2 ही तो निकालना है। n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1u1 बाई u2। मान लीजिए कि कोई रॉड है जिसकी लेंथ हमें 2 मीटर गिवन, ठीक है, और हमें बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि 2 मीटर जो है वो x सेंटीमीटर के इक्वल है। n2 की वैल्यू हम लोग कितना एज्यूम कर रहे हैं, लेट n2 इक्वल टू x। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। अब हमें ये बात पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। चलिए अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। हम इन्हें क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो हमेशा जो है वो एक सेट में लाई करती हैं। जैसे अगर फिजिकल क्वांटिटीज देखा जाए तो ये मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी की सारी जो है ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब आपको अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करना है तो आप क्या कीजिए, ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज लीजिए और उनका एक ग्रुप बना दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने फिजिकल क्वांटिटीज ली और मैंने ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप मैंने बनाया मास, लेंथ और टाइम का। दूसरा ग्रुप मैंने बनाया मास, लेंथ और स्पीड का, ठीक है। तीसरा ग्रुप जो मैंने बनाया वो बनाया मास, टाइम और स्पीड। एक ग्रुप मैंने और बनाया, ठीक है, लेंथ, टाइम और, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, ये फिजिकल क्वांटिटीज थी और इन फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ क्वांटिटीज उठाई और उनको एक ग्रुप में रख दिया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वी कैन डिफाइन अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एज फॉलोज। मतलब कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या डिसाइड करते हैं, सेट डिसाइड करते हैं। अब आप सोचोगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। तो अभी आपने कहा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आज जब मेजरमेंट लिखेंगे तो n इंटू यू इस फॉर्म में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, ठीक है। तो आप बताइए, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमें हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट याद करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो एक कठिन प्रोसेस है। तो क्या कहा गया कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट आप याद कर लीजिए और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट जो है, उन जो याद की हुई फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है उनकी मदद से लिखिए, ठीक है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, ठीक है, वो क्या है, वो उन क्वांटिटीज का सेट है, ठीक है, जिनकी यूनिट आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है। और बाकियों की जो यूनिट है आप उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट की मदद से लिखेंगे, ठीक है। ये बात यहां से क्लियर होती है। अगर ये बात क्लियर होती है तो अब आप देखिए आप किस किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट याद करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपसे क्या कहा जाता है, भाई हम याद करने जा रहे हैं तो हम कम से कम चीजें याद करना पसंद करेंगे। इसीलिए तो हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ही फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट याद की जाए, ठीक है। तो हम ये करेंगे, हम जो है इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट याद कर लेंगे। और कितनी याद करेंगे, कम से कम, ठीक है। तो कोई ऐसा हो सकता था जो कह सकता था कि मैं मास की यूनिट याद कर लूंगा, लेंथ की यूनिट याद कर लूंगा और टाइम की यूनिट। कुछ ने कहा नहीं, मैं मास की याद करूंगा, लेंथ की याद करूंगा और स्पीड की याद करूंगा। किसी ने कहा नहीं, मैं मास और टाइम और स्पीड का याद करूंगा। ऐसे कोई कह सकता था कि मैं मास, वेलोसिटी और फोर्स का लर्न करूंगा, ठीक है। तो आपको जो है वो कैसा ग्रुप बनाना चाहिए, अब इसके बारे में बात हो रही है। तो कहा गया वी कैन डिफाइन अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम एक सेट डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए ये दो नियम दिए गए कि जो सेट है वो इन दोनों को फॉलो करे। मतलब ये कहा गया कि भाई आप कोई भी ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, लेकिन वो ग्रुप जो है वो इन दो नियमों को मानता हुआ होना चाहिए। जो ग्रुप आप बना रहे हैं वो क्या करे, वो इन दो नियमों को माने। पहला नियम क्या है, द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये जो ग्रुप बनाए हम ना, हम इन्हीं ग्रुप को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप है। मतलब ये सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। लेकिन उस ग्रुप की खासियत क्या होनी चाहिए, ग्रुप की खासियत ये होनी चाहिए कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ग्रुप के अदर मेंबर्स पे डिपेंड ना हो, ठीक है। तो अब बताइए क्या ये वाला ग्रुप जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप हो सकता है। तो आप देखिए, आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला हम लोग तो पढ़ के आते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ होता है, ठीक है। मतलब हम स्पीड को लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जो स्पीड है उसे हम लेंथ और टाइम में क्या कर ले रहे हैं, एक्सप्रेस कर ले रहे हैं। इसका मतलब, ठीक है, लेंथ और टाइम के टर्म्स में स्पीड को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये वाला नियम गलत हो गया कि नहीं, द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है।
स्पीड जो है वो इन दोनों पे डिपेंड हो गया कि नहीं हो गया? अगर हो गया तो इसको हम कहेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट नहीं है। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट नहीं। इसमें देखिए, अगर आपको लेंथ और टाइम पता हो तो क्या मास के बारे में बता सकते हैं? नहीं। ऐसे ही अगर मास और टाइम पता हो तो लेंथ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आप बताइए इस ग्रुप के किसी एक मेंबर को आप ग्रुप के अदर मेंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये सेट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहां से देखिए, हम लिख सकते हैं मास, लेंथ, टाइम can be a set of fundamental quantities ठीक है। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो बची हुई क्वांटिटीज क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? स्पीड इज डेराइव्ड क्वांटिटी फॉर दिस सेट। इस सेट के लिए, ठीक है, सेट ऑफ FQ लिख देता हूं। FQ का मतलब आप समझेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, मास, लेंथ और स्पीड। ठीक है, तो आप बताओ, ठीक है, क्या अगर हमें किसी चीज की लेंथ पता हो और मास पता हो तो हम स्पीड के बारे में बता सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, हम स्पीड को लेंथ और मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे ही क्या हम मास को लेंथ और स्पीड में एक्सप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हम क्या लेंथ को मास और स्पीड में एक्सप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी सेट किसका है? फंडामेंटल क्वांटिटीज का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मास, लेंथ और स्पीड। ये भी क्या है? कैन बी अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट हो सकता है। अब देखो, इस सेट के लिए, ठीक है, इस सेट के लिए टाइम इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, इस सेट के लिए टाइम कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब आप ऐसे सोचिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं है वो क्या है? वो डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, और सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज या ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होगा? ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का वो ग्रुप जो इन दोनों नियमों को माने। पहला नियम क्या है? ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, मतलब ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है, जो ग्रुप के मेंबर्स है उनको ग्रुप के अदर मेंबर्स के हेल्प से एक्सप्रेस ना किया जा सके। और दूसरा, ऑल अदर क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक ऐसा सेट लेना चाहिए जिससे हम
बाकी बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज को भी क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, हमारा सेट कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि बची हुई जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम क्या कर सकें, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से एक्सप्रेस कर सकें। अब ये देखिए, ऐसे ही मास, टाइम और स्पीड, ठीक है, अगर हमें मास और टाइम पता है तो हम स्पीड नहीं बता सकते, अगर हमें मास और स्पीड पता है तो हम टाइम नहीं बता सकते, और अगर हमें टाइम और स्पीड पता है तो हम मास नहीं बता सकते। तो ये भी क्या है, ये भी एक सेट है किसका, फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन अब आप तो सुने होंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब 7 क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप हो सकता है वो कई सारा ग्रुप हो सकता है, लेकिन हमने जो ग्रुप चुना है वो ये ग्रुप है। ठीक है, हमने जो है, जो वैज्ञानिक कामों के लिए, साइंटिफिक वर्क्स के लिए हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप चुना है वो ये ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, इनमें से कोई भी ग्रुप जो इन दो नियमों को मान रहा हो, या इसके अलावा और भी आप फिजिकल क्वांटिटीज के ग्रुप बना लीजिए, बस शर्त क्या है, इन दो नियमों को माने तो वो क्या हो जाएगा, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अपने केस में बात करें तो हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेके चलते हैं। ठीक है, जो ग्रुप हम लोगों ने चूज किया है वैज्ञानिक कामों के लिए। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट में जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आती हैं वो सब कहां चली जाएंगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज में। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन बहुत आसान है, जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है वो क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, बातें जो है, बाकी की बातें जो है वो हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपने आज देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनका सेट क्या होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे।